Welcome students. Today we will study the topic Constitution why and how. It is the chapter of political science. If you are student of class 11th and you are student of graduation also, or you are preparing for competitive exams, it will definitely help you. किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा सकता है और आप क्लास 11th या ग्रेजुएशन में हैं, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना मस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आते हैं हर बार। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है व्हाई एंड हाउ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाई में इम्पोर्टेंस बताई जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है और हाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ये कैसे बना। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे देश में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। पूरे देश के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के जो सब लोग हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सभी जो स्टेट्स हैं वे एक साथ मिलकर काम करेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेट जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। तो हमारे पूरे देश को कोऑर्डिनेशन के साथ जो जोड़े रखता है वो संविधान ही है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। Further, imagine that this group has the following characteristic. The members of this group are diverse in various ways. They have different religious allegiance. Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, some perhaps profess no religion at all. They are also varied in different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from films to books. Some are rich, some are poor, some are old, some young. Imagine further that members of a group likely to have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security, or it should build more parks instead? So they depend upon each other in various ways. They require the cooperation of each other, what will enable the group to live together peacefully. इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो देश है वो एक ग्रुप की तरह है और इस ग्रुप में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं, अलग अलग हॉबीज़ हैं सबकी। तो इतनी डिफरेंस जब हमारी कंट्री में है तो वहाँ के लोगों में डिस्प्यूट होना तो बहुत सी आम सी बात है। इतने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के जब लोग पूरे देश में हैं तो डिस्प्यूट तो यहाँ के लोगों में आएंगे ही। तो वो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, उन सभी लोगों को इक्वल राइट्स देने के लिए, उन सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन से चलाने के लिए ही संविधान बनाया गया है। सो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि जब इतने सारे डिफरेंट जो लोग हैं वो एक ग्रुप के अंदर हैं तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि सब के अंदर डिस्प्यूट भी ना हो और सब बहुत ही आराम से रह भी सकें। तो इसमें क्या बताया है, इफ़ वन कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल, मतलब अगर सबके लिए कुछ बेसिक रूल्स बना दिए जाएं
तो सब आराम से रह भी सकते हैं और किसी के बीच डिस्प्यूट भी नहीं होगा, किसी के बीच डिस्प्यूट भी नहीं क्रिएट होंगे। Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other, what could claim right over what. अगर इस ग्रुप में रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो क्या होगा? इस ग्रुप में अगर रूल्स नहीं बनेंगे तो लोग अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि कोई भी किसी को कुछ भी हार्म कर सकता है और उसके लिए रूल्स भी नहीं है। तो अगर इतने सारे लोग एक ग्रुप के अंदर है तो फिर उस ग्रुप में रूल्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है, और जिससे एक दूसरे के राइट के ऊपर भी लोग क्लेम ना कर पाए, एक दूसरे के राइट भी एबॉलिश ना कर पाए लोग, उस वजह से भी रूल्स बनाने बहुत ज़रूरी है। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to be members of that group to achieve a minimal degree of coordination. कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, एक साथ काम करते हुए चलने के लिए इस ग्रुप में रूल्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। But these rules must not only be known, they must be enforceable. मतलब ऐसे रूल बनाए जाएं जो इन्फोर्सेबल हो, जो रूल्स फॉलो करने लायक हो। मतलब अगर इतने कठिन रूल्स बना दिए जाएंगे जो फॉलो ही नहीं हो सकते, तो फिर इस ग्रुप के लोग उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। इसमें जो बनाने हैं वो बेसिक रूल्स बनाने हैं जो सब फॉलो कर सके। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. अगर जो सिटीजन्स हैं उन्हें लगेगा कि दूसरे लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर इतने हार्ड रूल्स बना दिए जाएंगे, अगर दूसरे लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो सिटीजन्स हैं वो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। So the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society. पहला जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि ऐसे मिनिमम रूल्स सबके लिए बनाए जाएं, पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं, कि सब कोऑर्डिनेशन से रह सके सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट इसमें बताया गया है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। मतलब जब इतनी बड़ी कंट्री है तो उसमें कुछ डिसीजन कौन लेगा? अब इतने लाखों करोड़ लोग तो डिसीजन ले नहीं सकते मिलके, तो इतनी जो बड़ी कंट्री है उसमें किसी गिने चुने लोगों को ही चुनना पड़ेगा जो पूरे देश के लिए डिसीजन ले। इतने सारे करोड़ों लोग एक जगह बैठ के तो डिसीजन ले नहीं सकते, तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों को चुनना पड़ेगा जो डिसीजन लेगा हमारे बिहाफ में। तो इसमें क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाएगी कुछ स्पेशल लोगों को, और वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हें पावर देता है कि कुछ जो इलेक्शंस के थ्रू लोग चुने जाएंगे वो पूरे कंट्रीज़ के लिए डिसीजन ले सकते हैं, और कंट्रीज़ के लोगों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या बताया गया है, Constitution is a body of fundamental principles according to which a state constituted or governed. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल। सो नाउ एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? मतलब बट व्हाट शुड बी द फंडामेंटल रूल्स? मतलब ये पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी कि जो रूल्स बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट वो क्या फंडामेंटल रूल्स होंगे और उन्हें फंडामेंटल कौन बनाएगा वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। वो सोसाइटी के लिए सही होंगे या नहीं होंगे वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर उन रूल्स के वजह से किसी के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है या गवर्नमेंट कोई गलत लॉ पास कर देती है जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि वे रूल्स हटाए जाएंगे या लागू किए जाएंगे, कौन से रूल बना सकते हैं, किस तरह के रूल नहीं बना सकते। अगर एक रूल्स के वजह से किन्हीं लोगों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
तो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। ये क्या करता है कि सोसाइटी के अंदर एलोकेशन ऑफ पावर करता है, मगर पावर जो है वो एक इंसान के पास नहीं रहेगी। पावर का एलोकेशन मतलब पावर का बंटवारा करता है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, कुछ जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास रहेगी। तो पावर एक जगह नहीं रहेगी, ये पावर का बंटवारा करेगा पूरे देश में। किसको कितनी पावर दी जाएगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा जाएगा। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड वोट द लॉज विल बी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा जाएगा कि कौन ये डिसाइड करेगा कि लॉज क्या होंगे। लॉज के बारे में डिसाइड करने की पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दी गई है। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन who get to decide can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decide. In some constitution like the Soviet Union, a single party was the given to power to decide, but in democratic constitution, broadly speaking, the people to get to decide, but this matter is not so simple. Because even if your answer that the people should decide, it would not answer the question how should the people decide for something to be law. Should someone agree to it? Should the people directly vote on each matter? So क्या कहा गया है, अगर कोई मोनार्कियल कंट्री है मतलब कोई राजा का राज है तो उसमें तो सिर्फ जो मोनार्क है वही डिसीजन लेगा। और अगर कोई जैसे सोवियत यूनियन जो कंट्री थी वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी थी, तो फिर तो सारे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सिर्फ एक ही पार्टी के थ्रू लिए जाएंगे। पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पीपल के थ्रू लिए जाते हैं, लोगों के थ्रू लिए जाते हैं। पर ये डायरेक्ट लोगों के थ्रू नहीं लिए जाते। जो सारे का जो कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो मिलके जिस लीडर को जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं वो लो बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है कि जो सारे लोग, पूरे देश के लोग मिलके जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो लोग उन्हें सही लगते हैं, वे मिलके लोग क्या बनाते हैं, लो बनाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी लेजिस्लेचर हैं, वे सारे जो लोग हैं वो इसी तरह से इलेक्ट करे गए हैं और वे लोग सब लोग ही हमारे कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। In Indian Constitution, for example, it specified that in most instances Parliament gets to decide laws and policies. क्या होता है कि पार्लियामेंट जो हमारा होता है, जो हमारी संसद होती है, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे एमपीज़ होते हैं, वो सब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, तो वही लॉज और पॉलिसी बनाते हैं हमारे पूरे देश के लिए। Parliament itself to be organized in a particular manner before identify what the law in any given society is. You have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority to enact law, there must be law best of the authority on Parliament in the first place. This is the function of Constitution. It is an authority that constitute government in the first place. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखी है गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट होके गवर्नमेंट जाती है उसको, कि उसके पास अधिकार है कि वो पूरे देश के लिए क्या बना सकती है, लॉज और पॉलिसीज़ बना सकती है। तो सेकंड फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी जो कंट्री है उसमें लॉज कौन बनाएगा, किसके पास पावर है डिसीजन लेने की। तो आगे जो हेडिंग है वो है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में लिमिटेशन लगाना मतलब रोक लगाना या फिर उनके पावर्स को कंट्रोल करके रखना, लिमिटेशन लगाना गवर्नमेंट के ऊपर। Suppose you decided to who had the authority to make decision, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair. मतलब अगर इस गवर्नमेंट को पावर दे दी गई और इस गवर्नमेंट ने जो लॉज है वो गलत लॉज पास किए तो क्या होगा।
इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंट। अगर ऐसे लॉज बना दिए गए जो आपके रिलीजन, आपके धर्म के अगेंस्ट हैं। और इट इंजॉयड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड। अगर सर्टेन जो स्पेसिफिक एक कलर है उसके क्लोथ्स ही बंद कर दिए गए। That you were not free to sing certain songs or that people who belong to a particular group। मतलब एक कास्ट के लोग हैं, अगर उन्हें अपने कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड जो सॉन्ग्स हैं वही गाने से मना कर दिया गया। और डैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रली अरेस्ट समवन। वो गवर्नमेंट है, उसके पास ये भी पावर है कि वो आर्बिट्रली गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर, मतलब किसी स्किन कलर के लोगों के साथ अगर भेदभाव के रूल्स बना दिए गए, यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर। तो ये सभी लॉज आपको क्या लगेंगे, गलत लगेंगे और अनफेयर लगेंगे। पर गवर्नमेंट के पास तो पावर है लॉज बनाने की, तो देन आप क्या करोगे। एंड इवन दो देयर वर पास्ड बाय गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एक्सिस्टेंस on certain procedures that would be something obviously unjust। और क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पास किए हैं तो इनको फॉलो भी करना पड़ेगा। सो थर्ड फंक्शन यही है कॉन्स्टिट्यूशन का कि द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स। कि गवर्नमेंट डिसीजन तो ले सकती है, लॉज भी बना सकती है, पर गवर्नमेंट अनजस्ट लॉज और अनफेयर जो लॉज हैं वो नहीं इम्पोज कर सकती सिटीजन्स के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर ये लिमिटेशन लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही, गवर्नमेंट गलत डिसीजन नहीं ले सकती। गवर्नमेंट किसी भी तरह का अनफेयर जस्टिस जो सिटीज़न है उनके साथ नहीं कर सकती। Constitution limit the power of government in many ways. The most convenient limiting the power of government is specify certain fundamental rights that all of us possess as citizen and which no government can ever be allowed to violate। मतलब जो हमारे पास जितने भी इंडिया में सिटीजन्स हैं उन सब के पास कॉमन ये है कि फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिन्हें खुद गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट भी लॉज नहीं बना सकती। ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए एक तरह से सेफ्टी है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये तो बेसिक राइट्स है, हर हालत में दिए ही जाएंगे सभी सिटीज़न को, और ख़ुद गवर्नमेंट भी इन्हें वायलेट नहीं कर सकती। इन्हें वायलेट करने के अलावा गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकती है। इसमें फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू मूव, राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, राइट टू रिलीजन, इस तरह के राइट्स फंडामेंटल राइट में आते हैं। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट मोस्ट विल प्रोटेक्ट अ बेसिक कल्चर ऑफ will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason। मतलब इन राइट्स में अगर कोई सिटीजन्स को आर्बिट्रली भी अरेस्ट कर सकता है तो उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन है। कोई भी सिटीज़न को अरेस्ट नहीं कर सकता आर्बिट्रली। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की पावर के ऊपर। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं, सब सेम नहीं होते, बट बेसिक जो राइट्स हैं उन्हें ही प्रोटेक्ट किया जाता है हर कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़, टू फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड बिजनेस। ये सब क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होते हैं। इन प्रैक्टिस दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल एमरजेंसी। ये राइट्स सिर्फ एक ही टाइम लिमिट किए जा सकते हैं, वो है नेशनल एमरजेंसी। मतलब या तो किसी बाहर की सरकार ने देश के ऊपर अटैक कर दिया या फिर खुद की आर्मी ने ही अटैक कर दिया, उस टाइम नेशनल एमरजेंसी के टाइम ही ये अबोलिश किए जा सकते हैं, वरना ये अबोलिश नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो क्या उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट्स के, और सोसाइटी के गोल्स क्या है, मतलब सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर, सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट। जो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग है, रूल रेगुलेशन है, बस उन्हीं तक सीमित रहे।
पर जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनकर हमारे सामने आए उसमें जो लोगों के वेलफेयर है उनकी भी बात की गई और लोग क्या चाहते हैं उस चीज़ों की भी बात की गई। The Indian Constitution was particularly innovative and in this respect, societies with deep interest inequalities of various kinds will not only to have set limits on the power of government, they will also have to empower the government to take positive measures. मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी तरह से बनाया गया है कि वो उसमें सिर्फ रूल रेगुलेशन नहीं है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और जो लोग चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया के लोग क्या चाहते हैं कि हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत सी कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के भी क्या दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं। If this is our society's aspiration, the government will have to enable or empower to take all necessary steps to achieve this goal. In a country like South Africa, who had a deep racial discrimination in new constitution, it had enabled the government to end racial discrimination. अगर ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है तो ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसे स्टेप्स उठाए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो, लाइक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, या जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत पुअर लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे, या फिर उनको एजुकेट करे, एजुकेशन में उनकी फ़ीस कम लगे, इस तरह से करे कि वे लोग भी नॉर्मल लोगों के बराबर आ जाएं। Constitution may enshrine the aspiration of society. The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect. मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जिन जिन लोगों ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो क्या चाहते थे कि जितने भी लोग हमारे देश में रहे वो एक मिनिमल डिग्निटी मतलब इज़्ज़त के साथ रहे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहे, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट इन समाज में उसकी क्या हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक मिनिमम रिस्पेक्ट के साथ रहे। मटेरियल वेलबींग मतलब इतने उनके पास मनी होनी चाहिए कि वे अपनी ज़िंदगी को चला सके, एजुकेशन होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था वे चाहते थे कि ये हम सोसाइटी में प्रोवाइड करें। Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable as we go on studying the Indian Constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही वेलफेयर मेज़र्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर कि गवर्नमेंट ऐसे वेलफेयर मेज़र उठाए लोगों के वेलफेयर के लिए। So the fourth function of our constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of society and create condition for a just society. फोर्थ फंक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है, ड्यूटी देता है कि वो सोसाइटी में जितनी भी एस्पिरेशन है जो लोग चाहते हैं तो वो पूरा करे और एक जस्ट मतलब न्यायपूर्ण सोसाइटी का क्रिएट करे, निर्माण करे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। मतलब आइडेंटिटी जो है इंडिया में रहने वालों की, एक देश में रहने वालों की, उनकी क्या पहचान है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। मतलब अगर पॉलिटिक्स में देख ले तो वहाँ लोगों को कितनी पावर दी गई है, इकोनॉमी जो हमारा पैसे कमाने के तरीके हैं वहाँ लोगों को कितनी फ्रीडम दी गई है, मोरल फ्रीडम कितनी दी गई है, उनके वेलफेयर की कितनी बात करी गई है। जितनी लोगों के पास पावर होगी उतनी पावरफुल आइडेंटिटी देश के अंदर उनकी होगी। लाइक मोनार्की सिस्टम में लोगों की आइडेंटिटी बहुत पुअर होती है क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं होती, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता है। पर डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की आइडेंटिटी बहुत पावरफुल होती है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लोगों के ही हाथ में पावर होती है। इसमें हम फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है वो देखेंगे। दिस मीन्स द पीपल ऑफ अ कलेक्टिव entity come into being only through a basic constitution. It is by agreeing to the basic sets of norm about how one should be governed, who should be governed, that the forms of collective identity. One has many sets of identity
agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one basic political identity. तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात की गई है इसमें कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होगी। देखो, आइडेंटिटी कई तरीके से हो सकती है, मोरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ही दर्शाता है। अगर मोनार्कियल जो कंट्री होगी तो वहाँ तो जो लोगों की आइडेंटिटी होगी वो जो वे कहेंगे उनको वो मानना पड़ेगा। पर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, वो उन्हीं लोगों के थ्रू गवर्न किए जाएंगे जो वे लोग खुद चूज़ करेंगे। पॉलिटिकल आइडेंटिटी में ये बताया जाता है कि जो लोग हैं वो गवर्न किसके थ्रू किए जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग हैं वो खुद के चुने हुए लोगों के थ्रू ही गवर्न किए जाते हैं। सेकंड जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म आर ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम्स। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑथोरेटिव कॉन्स्टेंट अपॉन वोट वन मे और मे नॉट डू, फंडामेंटल वैल्यूज दैट मे नॉट ट्रेसपास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन मॉरल आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि लोगों को मोरल आइडेंटिटी दी जाती है, मतलब मोरल तरीके से, एक नैतिक तरीके से क्या सोसाइटी के लिए सही है और क्या गलत है, क्या सही तरीके से लोग कर सकते हैं और किस चीज़ों को गलत माना गया है, ये मोरल आइडेंटिटी में रखा जाता है। कुछ काम सही होते हैं तो वो लोगों को करने की फ्रीडम दी जाती है, पर कुछ मोरल तरीके से काम गलत माने जाते हैं तो उनको करने की फ्रीडम नहीं दी जाती। Third and finally, it may be a case that many basic political and moral values are now if you look different constitution, मतलब जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया की, वैसे तो आपको देखने में अलग अलग ही लगेंगे, बट वे एक कॉमन वैल्यू है, मतलब उसको लोग मान भी रहे हैं, नहीं मान रहे। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन सही है एक सोसाइटी के या गलत है। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state to be constituted and which norms it should follow. मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन की यही एक बेसिक डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, आर्टिकल्स होते हैं और स्टेट को वो एक तरह से एडवाइज़ करते हैं कि कैसे एक कंट्री को चलाना है। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document, मतलब एक written document होता है। But some countries like United Kingdom, for instance, do not have a single document that can be constitution। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास जैसे हमारी कंट्री में है लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर उनके यहाँ बेसिक रूल्स रेगुलेशन जो उनके किंग बोलते हैं, जो उनके राजा बोलते हैं, वही फॉलो किया जाता है। Either they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to the constitution। जो वे डिसीजन साथ बैठकर लेते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और उसे ही वहाँ के रूल्स मान लिए जाते हैं। We can say that constitution is a document or set of documents that seeks to perform function that we mentioned above। तो जितने भी फंक्शंस हमने पहले डिस्कस किए उन फंक्शंस को फॉलो करना ही डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। But many constitutions around the world exist only on paper, they are mere words existing on a percent। मतलब बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो सिर्फ लिखे ही गए हैं, फॉलो नहीं किए जाते। लाइक चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है पर वहाँ जो रूल चलता है वो एक ही इंसान का चलता है। लाइक नॉर्थ कोरिया, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं। देन